नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर में पहली बार अब्दुल्ला परिवार थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा है। उमर अब्दुल्ला चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि सुरक्षा की एक कैसी व्यवस्था है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा में सेंध मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। अल्लाह की करम है कि वो बाल बाल बच गए। अगर अल्लाह के करम नहीं होता तो आज फारूक अब्दुल्ला जिंदा नहीं होते। ये बातें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। डर के साए में अब्दुल्ला परिवार, फारूक अब्दुल्ला भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि जिसको मारने के लिए कोई ठान लेगा, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे तो जाना ही पड़ेगा। यह डर दिखा रहा है अब्दुल्ला परिवार का, जो कि 1947 के बाद से अब तक कभी अब्दुल्ला परिवार इतना डरा हुआ नहीं था। चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला। इतने समय में कश्मीर में कई ऐसे झंझावात, तूफान, सुनामी तक आए, लेकिन अब्दुल्ला परिवार को लगता रहा कि कश्मीर में कोई भी व्यवस्था हो, हमारे लिए सुरक्षित जगह ही होगी। चाहे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हो या फिर कश्मीर के लोग ही आतंकवादी बनने लगे हो, या कश्मीर के जिहादी मस्जिदों से ऐलान करता रहा हिंदुओं को यहां से जाना पड़ेगा, अगर जो यहां बच रहा है घाटी के क्षेत्रों में रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। उस समय भी अब्दुल्ला परिवार असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। सड़कों पर ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, आर्मी के जवान असुरक्षित थे, गवर्नर असुरक्षित थे, वहां पर पुलिस ऑफिसर असुरक्षित रहा, जज की हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला परिवार असुरक्षित महसूस नहीं किया। डर इसे नहीं लग रहा था। मुख्यमंत्री जब फारूक अब्दुल्ला रहे तो उस समय भी जब कश्मीर जल रहा था तो उस समय ये कश्मीर को छोड़कर लंदन गए हुए थे। यहां पर अव्यवस्था, अराजकता इस हद तक थी कि घाटी के क्षेत्रों से हिंदुओं को भगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे, लेकिन उस समय भी इनके अंदर डर नहीं था। ये जिहादी जो हिंदुओं को मार रहे हैं, हम हिंदू तो है नहीं, हमारे ऊपर तो कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को बैलेंस बनाने की कोशिश की। हर बार ये मांग करते रहे कि कश्मीर की व्यवस्था को सुधारना है, यहां से आतंकवाद को खत्म करना है, तो भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी होगी। ये फारूक अब्दुल्ला बोला करते थे। लेकिन जो हिंदुओं की हत्या हुई, महिलाओं का बलात्कार हुआ, वहां से भागने पर मजबूर किया गया। जम्मू कश्मीर में अभी भी ये जम्मू के रीजन में आकर घाटी के क्षेत्र के हिंदू शरण लिए हुए हैं, टेंट तंबू बनाकर रह रहे हैं। उनके पास स्थायी रूप से रहने के लिए घर तक नहीं है। देश के कोने कोने में जाकर ये बसे, अभी भी इनके अंदर इतनी हिम्मत जाग नहीं पाई है। जबकि सरकार बदल गई, व्यवस्था बदल गई, सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं, फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं जागी कि जाकर घाटी के क्षेत्रों में अपने पुराने घरों में वापस आ जाएं। कम से कम दरवाजा तो खोल ले। रहने के लिए तो बाहर भी रह सकते हैं, कभी कभी घर तो जा सकते थे, लेकिन दरवाजा भी नहीं खोलने की हिम्मत हुई। लेकिन फारूक अब्दुल्ला बैठकर मुस्कुराते रहे। सवाल उनसे पूछा जाता रहा कि आप मुख्यमंत्री थे और हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? वो माइक छोड़कर चले जाते हैं, फेंक कर चले जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं। लेकिन आज ये सारा गुस्सा, ये सारे आक्रामकता उनकी हवा में उड़ गई है, डर के साए में है। क्योंकि अब तक जिहादी हमले हो रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे थे, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो रहे थे, पुलिस के जवानों की हत्या हो रही थी, आर्मी के ऊपर ग्रेनेड हमले हो रहे थे, पैरामिलिट्री के कैंप उड़ाए जा रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी, न जिहादियों की तरफ से, न कोई ऐसा मानसिक संतुलन खोया हुआ हिंदू ही था जो इसके लिए जिम्मेदार ठहराता कि अब्दुल्ला परिवार की भी जिम्मेदारी है और उसके ऊपर हमले किए जा सकते हैं। यह डर कभी रहा नहीं, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ। जो कमल सिंह पकड़ा गया है, उसने कहा, कबूल कर लिया है कि यह 20-25 सालों से वो चाह रहा था फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हो, उसको
पर ऊपर अटैक करें। यह दिखाता है कि वो कितने समय से गुस्से में था। घाटी के क्षेत्र में नहीं बल्कि जम्मू के रीजन में भी जो हिंदू हैं उनके अंदर ये फारूक अब्दुल्ला को लेकर एक अजीब गरीब तरीके की मानसिकता है कि इसने जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी के क्षेत्रों से हिंदुओं को भगाने में एक परोक्ष भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाले तो मस्जिदों में बैठा हुआ है जिसके ऊपर आजकल अंकुश लगाया जा रहा, लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला जैसे परोक्ष तौर पर भूमिका निभाने वाले लोग अभी भी सत्ता में उनका बेटा ही है। ये तीसरी पीढ़ी और तीनों पीढ़ी किसी न किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहा। आज भी वही स्थिति चल रही है। शेख अब्दुल्ला भारत की आजादी के समय उसके पास विकल्प नहीं था। उससे पहले जब ये आंदोलन कर रहे थे प्रिंसली एस्टेट्स के खिलाफ और राजा हरि सिंह के खिलाफ, तो उस समय भी नेहरू के साथ साठगांठ इसी बात पर थी कि ऐसे कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है उस जगह का राजा कोई हिंदू कैसे हो सकता है। इसमें कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन में। इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। उन जगहों पर कोई भी मुसलमान आंदोलन नहीं कर रहा था, चाहे हैदराबाद में हो, भोपाल में हो। उन जगह पर मुस्लिम राजा चाहता था जहां हिंदू बाहुल क्षेत्र था। लेकिन कश्मीर में इन लोगों ने देखा कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी चाहिए, डायरेक्ट हम नहीं लड़ सकते, तो वहां डेमोक्रेसी की बात करके लड़ रहे थे। और कांग्रेस में बैठे ये दिल्ली के अंदर के लोग, जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक, ये लोग उनके कॉन्स्पिरेटर माइंड को समझ पाए या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो सहयोग किया उसका भुक्तभोगी भारत को होना पड़ा, परेशानियां बढ़ी और इसी के कारण ये कश्मीर में विवाद बढ़ा। शेख अब्दुल्ला उस समय कॉन्स्पिरेसी करता रहा। पाकिस्तान के साथ वो जा नहीं सकता क्योंकि उस समय हरि सिंह भारत के साथ खड़े थे और आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। लेकिन उसके बाद तो ये शेख अब्दुल्ला ने जो किया उसके कारण नेहरू को भी बदलना पड़ा। शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा 3 बार। बाहर में जाने के बाद भी आने के समय अरेस्ट करना पड़ा एयरपोर्ट के ऊपर ही, क्योंकि ये तुर्की की यात्रा करने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए तुर्की का रूट अपनाया और वहां पर चीन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात किया। क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जो वापस आने के समय ही एयरपोर्ट से उठा लिया गया और शेख अब्दुल्ला को 1-2 दिन नहीं महीनों तक नजरबंद करके रखा गया जम्मू कश्मीर से बाहर। यह कॉन्स्पिरेसी इस परिवार की रही थी। लेकिन आज वो चीजें भूल गए। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही स्थितियों में रहे, वही टसन, वही तरीके और बार बार बात किए कि नहीं, कश्मीर की समस्या का समाधान पाकिस्तान के रास्ते से होगा। आज पाकिस्तान के रास्ते से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रास्ते से हो रहा है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है। वहां पर हार्डकोर नीति अपनाई गई, इंडियन टेरिटरी बना है। तो उमर अब्दुल्ला भी परेशान कि कैसे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी केंद्र सरकार के साथ है और ऐसे में पुलिस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हम उन लोगों को जो कि यहां पाकिस्तान के दलालों के सिंपैथाइजर हैं, उन लोगों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो टैक्टिकल वोटिंग किया घाटी के क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उन लोगों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं पुलिस के प्रकोप से, जबकि पुलिस हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ये सारे जो कुकर्म इन लोगों ने किए उसकी सजा तो मिलनी ही है। आज मिले कल मिले और वही आजकल दिख रहा है। भले ही इस अटैक की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि हिंसात्मक तरीका कहीं भी स्वीकार नहीं होता, लेकिन जो हिंसात्मक तरीके का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ भी कभी कभी हिंसा हो जाती है। और इसके लिए आज चाहे उमर अब्दुल्ला परेशान रहे, चीखते चिल्लाते रहे, सिक्योरिटी की सेंधमारी की बात करते रहे, फारूक अब्दुल्ला इस बात को समझते हैं कि कितनी भी सिक्योरिटी टाइट कर ली जाए उसका जिसका अंत होना होगा हो ही जाएगा। इंदिरा गांधी से ज्यादा सिक्योरिटी इन लोगों को नहीं मिलती क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन सिक्योरिटी में सेंधमारी हुई। इसलिए ज्यादा डरे हुए फारूक अब्दुल्ला हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक बार तो बच गए, आगे परेशानियां बढ़ेगी तो माफी मांगना पड़ेगा। आपको देश से माफी मांगना पड़ेगा, हिंदुओं से माफी मांगना पड़ेगा, तभी ये स्थितियां बदलेगी। क्योंकि इस परिवार ने जो हिंदुओं के खिलाफ किया है कश्मीर में,
उसके लिए तो हिंदुओं से माफी मांगना जरूरी है इनके लिए, नहीं तो परेशानियां तो ऐसी ही बढ़ती रहेगी। जम्मू कश्मीर में व्यवस्थाएं बदली है और वहां पर ये पाकिस्तान के दलालों के ऊपर अंकुश कसे जा रहे हैं। जितने भी मस्जिदें हैं उसके इमाम के मोबाइल नंबर से लेकर आधार कार्ड से लेकर अकाउंट नंबर तक सब सरकार के पास आ गया है। और इन जगहों पे जो तकरीर दी जाती है जुमे की नमाज के बाद, जिसमें जहर भरा जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान में बैठे ये सारे एनालिस्ट विशेषज्ञ यही बात कहता है कि जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों पर, टेरिटरी पर तो भारत का अधिकार रहेगा, लेकिन कश्मीर के माइंडसेट पर, वहां के लोगों के दिमाग पर तो पाकिस्तान का ही कब्जा है। इसीलिए पाकिस्तान को कश्मीर में और कश्मीर के माध्यम से पूरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए केवल हथियार भेजने की जरूरत पड़ती है। हाल फिलहाल में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये कश्मीर का पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ। डॉक्टर ये कोई सामान्य पेशा नहीं है, इसे ऐसा दर्जा दिया जाता है कि भगवान के बाद इन्हीं के हाथों में जिंदगी होती है, मौत होता है। और ये डॉक्टर भी आतंकवादी बना हुआ था, कश्मीर का ही था। तो इन लोगों के दिमाग में जो जहर भरा गया है भारत के खिलाफ, उसमें इनकी भूमिका भी कम नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, इन्हें बैलेंस करना होता तो कभी भी ऐसे जहरीली बातें नहीं करते। इसलिए समस्या जब इनके सामने खड़ी हुई, जब इन लोगों के ऊपर भी अटैक होने लगा, तो सुरक्षा ध्यान आने लगा और अब मांग कर रहे हैं गृह मंत्रालय से और सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर यही सुरक्षा की बात कुछ समय पहले से करते होते कि नहीं जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, यहां किसी को भी कभी भी गोली मारी जा सकती है, बम फेंके जा सकते हैं, ग्रेनेड हमला हो सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों में सरकार के साथ सहयोग करते, गुपकार गैंग बनाकर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करते। यही हालात अब इनको अपने ऊपर दिखाई पड़ रहा है, छटपटाहट जितनी भी हो। लेकिन अब्दुल्ला परिवार आजकल डरा हुआ है और ये डर के साए में ऐसे दुबका है कि अब तो लगता है उमर अब्दुल्ला कुछ समय के लिए ये पुनः राज की बात जो कर रहा था, वो पुनः राज का राग अलापना भूल जाएगा। भले ही सुरक्षा की व्यवस्था को और टाइट करने की बात करे, जम्मू कश्मीर में फिर से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्यादा एक्टिवेट करने की बात करे, लेकिन अभी पूर्ण राज के दर्जे की मांग नहीं करेगा, क्योंकि इस परिवार के ऊपर आफत फिर से आने लगी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।